starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 की फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाली है आज की टॉपिक क्या है, विभव मापी। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, विभव मापी के बारे में जानेंगे। तो गाइस विभव मापी का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और पूरा पक्का वादा है आप लोगों से कि विभव मापी जो है पूरा वीडियो देखिएगा और इस वीडियो के अंतर्गत आपको तमाम बातें सीखने को मिलेगी जो कि आपको कहीं नहीं सीखने को मिला होगा। तो आइए चलिए सीखते हैं विभव मापी का क्या होता है और ध्यान से समझिएगा। विभव मापी पर भी एक लेक्चर आया है, एक लेक्चर और आएगा, वो लेक्चर में आपको बताया जाएगा। यहाँ इस लेक्चर में आपको विभव मापी का पहला प्रयोग, उस लेक्चर में विभव मापी का दूसरा प्रयोग, तो यानी 2 लेक्चर में विभव मापी के दोनों प्रयोग खत्म हो जाएंगे। उसके बाद ये आपका जो चैप्टर है वो इसी हेडिंग या इसी टॉपिक के साथ जो आपका चैप्टर 3 है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग उसके न्यूमेरिकल को हल कर लेंगे। तो चलिए ध्यान से समझिएगा आज की लेक्चर। मैंने विभव मापी जो है पहले से बना के रखा है। विभव मापी क्या होता है, कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं कि विभव मापी क्या होता है। विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है, विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से विभव को मापा जाता है। जैसा कि नाम से ही आप लोग बता सकते हैं, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से क्या मापा जाता है, विभव मापा जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो ध्यान से समझिएगा। अब विभव मापी में 1 मीटर के तार का उपयोग नहीं किया जाता बल्कि 10 मीटर तारों का उपयोग किया जाता है। विभव मापी में 10 मीटर तार का उपयोग किया जाता है। वो इस प्रकार उसमें जुड़े रहते हैं, ऐसे 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 करके 10 मीटर तार के उपयोग किए जाते हैं। मैंने क्या बताया फिर से आपको गाइज, यहाँ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि ये विभव मापी में ये जो 10 मीटर तार होते हैं वो किस प्रकार जोड़े जाते हैं या किस प्रकार जुड़े होते हैं। देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसे ऐसे कई फेरे में लपेटकर 10 मीटर तार जोड़े गए होंगे। आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान से समझिएगा। अब दूसरी बातें क्या होती है, इन्हीं 10 मीटर तार को हमने यहाँ देखिए एक पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, ये ए हो गया। ठीक, अब इन्हीं 10 मीटर तार को ए और बी के बीच में जो जोड़ा गया है, इसी 10 मीटर तार को हमने यहाँ ए और बी के बीच में जोड़ लिया। ध्यान से समझिए, ए और बी के बीच में 10 मीटर तार जोड़ लिए। ये देखिए हमने ये ऐसे करके ये वाला पॉइंट बी मान लिए और ये वाला पॉइंट ए मान लिए। ए और बी के बीच की जो लंबाई है तार की वो कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। बात समझ में आया? ये 10 मीटर तार को हम लोगों ने ए और बी के बीच दिखा दिया। इतनी बातें समझ में आई। अब आगे क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, अच्छी वाली बातें क्या हैं, वो ध्यान से समझिएगा। विभव मापी की खासियत क्या होती है। विभव मापी में 2 परिपथ का उपयोग किया जाता है। एक प्राथमिक परिपथ होता है, एक द्वितीयक परिपथ होता है। एक प्राइमरी सर्किट होता है और एक क्या होता है, सेकेंडरी सर्किट होता है। ध्यान से समझिएगा, इसको हम नोट करते हैं। ठीक, अब आप जरा सा समझिएगा कि प्राथमिक परिपथ क्या होता है और द्वितीयक परिपथ क्या होता है। आप ध्यान से समझिए। प्राइमरी परिपथ यानी प्राथमिक परिपथ वह परिपथ होता है, प्राथमिक परिपथ वह परिपथ होता है, ध्यान से समझिएगा, यह इस प्रकार का परिपथ होता है कि जिसको हम लोग जो है विभव मापी में एक बार फिक्स कर देते हैं। यानी एक बार उपयोग करने से पहले अगर ये परिपथ बना दिया जाता है तो इसको न तो हम लोग दोबारा बनाते हैं, न तो इसको बढ़ाया जा सकता है, न तो इसको घटाया जा सकता। फिर से हम बोल रहे हैं, वो एक ऐसा परिपथ जिसका मान न बदले, जिसका मान एक बार निश्चित कर दिया जाए, एक बार बना दिया जाए, फिर दोबारा उसको हम लोग नहीं बनाते, वो क्या कहलाता है, प्राइमरी सर्किट या प्राथमिक परिपथ कहलाता है। एक बार पुनः बोल रहे हैं, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्राथमिक परिपथ क्या होता है भैया, एक ऐसा परिपथ जो विभव मापी के उपयोग से पहले ही बनाया जाता है और जिसको बार बार बदला नहीं जाता है, वो प्राथमिक परिपथ कहलाता है। और द्वितीयक परिपथ क्या होता है, सेकेंडरी सर्किट क्या होती है। द्वितीयक परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है
जिसको हम लोग विभवमापी के अनुसार, विभवमापी के उपयोग के अनुसार लगातार सर्किट को बदलते रहते हैं, वो द्वितीयक परिपथ कहलाता है। एक बार फिर से समझिएगा, एक ऐसा परिपथ जिसको विभवमापी के प्रयोग के अनुसार, यानी जैसे जैसे विभवमापी के प्रयोग करेंगे, जैसी जैसी आवश्यकता होगी वैसे वैसे परिपथ को बदल देते हैं, वो द्वितीयक परिपथ कहलाता है। बात समझ में आई? अब मैंने यहाँ डायग्राम में आपको बना के दिखाया है कि यहाँ से लेके ये पूरा परिपथ प्राथमिक परिपथ कहलाता है, और यहाँ से लेके ये जो नीचे वाला भाग है ये द्वितीयक परिपथ कहलाता है। ये जो द्वितीयक परिपथ है इसको हम लोग विभवमापी के प्रयोग के अनुसार, आवश्यकता अनुसार द्वितीयक परिपथ को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर जो प्राथमिक परिपथ होता है वो निश्चित होता है, उसको हम बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। उसे विभवमापी के उपयोग करने से पहले ही उसको निश्चित कर दिया जाता है। इतनी बातें अगर क्लियर हुई होंगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भाई वीडियो लाइक करना तो बनता ही बनता है। तो चलिए अब आगे हम समझते हैं आगे क्या बातें हैं, उसके बाद ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ए और बी के बीच 10 मीटर तार जोड़ देते हैं। उसके बाद दूसरी बात है क्या, ए से जो है प्राइमरी, या हम कह सकते हैं एक यहाँ पर सेल लगा देते हैं जिसे हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। यहाँ पर एक सेल का उपयोग कर दिया जाता है। ए वाले सिरे को जो है सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, और सेल के ऋणात्मक सिरे में एक प्रतिरोधक नियंत्रक कह सकते हैं, या कह दें परिवर्ती प्रतिरोध। क्या कह दें? परिवर्ती। इसका नाम क्या हो जाए? परिवर्ती प्रतिरोध यहाँ उपयोग किया जाता है। अब ये परिवर्ती प्रतिरोध क्यों उपयोग किया जाता है, या परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है? एक ऐसा प्रतिरोध जिसका मान हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिसका मान हम लोग घटा सकते हैं, जिसका मान हम लोग बदल सकते हैं, वो परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। कौन सा प्रतिरोध कहलाता है? परिवर्ती प्रतिरोध कहलाता है। इसका उपयोग जो है सेल के ऋण वाले सिरे पे जोड़ दिया जाता है, तथा साथ साथ में एक कुंजी भी लगा दी जाती है। इतनी बातें समझ में आई? अब उसके बाद आप ध्यान से समझिएगा, मैं दूसरी बात क्या बताने वाले हैं, एक अच्छी सी बात है, उसको ध्यान से समझिएगा। विभवमापी के अब ध्यान से, एक मिनट, इसकी उपयोग कहाँ करते हैं? पहला उपयोग, इसी की आज चर्चा होने वाली है, विभवमापी का पहला उपयोग। ये ध्यान से समझिएगा, इसका जो उपयोग होता है वो सबसे पहला उपयोग होता है दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना। अर्थात इसके उपयोग से यानी इसकी सहायता से हम लोग दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की कंपेयर कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जा सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करनी रहेगी, या जिन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाएगा, उन दोनों सेलों के धन वाले टर्मिनल को एक बिंदु ए से जोड़ देते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस बात को समझने वाली बात है। हमने क्या कहा? जिन सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करना होता है, उन सेलों के दोनों धन टर्मिनल को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। ये बात नोट कर लीजिए, यहां हम लिख दें, सभी सेलों के धन टर्मिनल को एक बिंदु ए से जोड़ते हैं, या बिंदु ए से जोड़ते हैं। बात समझ में आई आपको? ये बात आपको समझ में आई? इतनी बातें क्लियर हुई? अब आगे ध्यान से समझिएगा, आखिर कैसे दो सेलों के विद्युत वाहक बल को हम लोग तुलना करते हैं, कैसे उपयोग में लाते हैं। ध्यान से चलो, अब आप क्या करोगे, जिन सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, मान लिए दो सेल हैं जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। एक सेल का विद्युत वाहक बल E1 है और एक सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। इन दोनों सेलों के पॉजिटिव वाले टर्मिनल को, धन वाले टर्मिनल को बिंदु A से जोड़ देते हैं, इसके अनुसार, ठीक, इसके अनुसार जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो दोनों ऋण वाले टर्मिनल होते हैं, उनको हम लोग जो है द्विकुंजी से जोड़ते हैं।
क्या जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं, द्विआधारी कुंजी से जोड़ते हैं। अर्थात आप समझिए द्विकुंजी का मतलब क्या है। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा द्विकुंजी, अर्थात एक ऐसी कुंजी का उपयोग किया जाता है जहां पर दो कुंजी का उपयोग किया जाता है। वो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि इसमें दो कुंजियों का उपयोग किया जाता है। आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कितनी कुंजियों का उपयोग किया गया, दो कुंजियों का। एक कुंजी इस पे लगी रहेगी और एक कुंजी इस पे लगी रहेगी, और नहीं, एक कुंजी यहाँ पर लगाई जाती है, एक कुंजी यहाँ पर लगाई जाती है। आप ध्यान से समझिए, उसको हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं। ये ऐसे कुछ आपको अभी डायग्राम यहाँ स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, वही हम लोग बना रहे हैं। देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये। तो एक कुंजी यहाँ लगी रहती है और एक कुंजी यहाँ पर लगी रहती है। जब हम लोग इस कुंजी को बाहर निकाल लेते हैं, इस कुंजी को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये परिपथ पूर्ण नहीं होता, जिसके कारण ये परिपथ बंद हो जाता है और ये परिपथ चालू रहता है, इससे करंट फ्लो होता रहता है। जब इस कुंजी को बाहर कर लेते हैं तो ये परिपथ चालू हो जाता है। तो भाई यहाँ पर हम लोग जो है द्विकुंजी का उपयोग करते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। किसका उपयोग करते हैं, द्विकुंजी का उपयोग करते हैं। आगे ध्यान से समझिएगा, अभी बताएंगे द्विकुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है, अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए। उसके बाद इसके बीच वाले पेच में से एक गैल्वेनोमीटर जोड़कर, गैल्वेनोमीटर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर कैसा होता है गैल्वेनोमीटर, कैसा होता है आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है ना। तो गैल्वेनोमीटर को जोड़कर हम लोग उस तार में एक क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं जौकी। क्या जोड़ देते हैं, एक जौकी जोड़ देते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा दो जौकी, नहीं, एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि ये नहीं है, अभी हम आपको बताएंगे। एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि केवल इस गैल्वेनोमीटर से एक जौकी जोड़ दिया गया है। अब जौकी मैंने इससे पिछले वाले भी लेक्चर में बताया था जौकी क्या होता है, और आज के भी लेक्चर में बता रहे हैं। आज के भी लेक्चर में आप ध्यान दीजिएगा, जौकी जो है एक जैसे ये मार्कर की तरफ होता है, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये जौकी क्या होता है, इसके अंदर से एक तार जो है बाहर की तरफ निकला रहता है, इधर इस तरफ, जैसे एक इससे रिफिल निकली हुई है। अब इसको हम लोग आराम से पकड़कर जो है कहीं इस पूरे तार, इस 10 मीटर के तार पर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। तो ये जौकी लगी होती है। अब बात को जरा सा समझिएगा। अब हमने क्या आपको बताना चाहा, अब चल रहे हैं दो सिलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। सबसे पहली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ जरा सा एक बात समझ लीजिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं धारा सुग्राहिता। क्या कहते हैं, धारा सुग्राहिता या विभव प्रवणता नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, विभव प्रवणता। तो ध्यान से समझिएगा एक बात यहाँ कि विभव प्रवणता फाई बराबर यहाँ क्या होता है, विभव प्रवणता होता है। क्या होता है, विभव प्रवणता। क्या होता है, विभव प्रवणता। और ये विभव प्रवणता क्या होता है, पूरे इस ए और बी के बीच जितने तार की लंबाई होती है, तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव होता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो फाई होता है ये क्या होता है, तार के एकांक लंबाई पर, क्या हमने बोला भाई, तार के एकांक लंबाई पर उत्पन्न विभव, लंबाई पर उत्पन्न विभव, ये क्या होता है, फाई होता है। इतनी बात अगर समझ में आई हो यार, तब तो वीडियो को लाइक करना जरूर बनता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। ध्यान से समझिए, हमने क्या बताया कि भाई फाई विभव प्रवणता है, और जो कि तार के किसी एक लंबाई में उत्पन्न विभव है। अब आगे समझिए, अब हम लोग चल रहे हैं, चलिए जैसे हम लोग क्या किए कि जब हम लोग यहाँ पर कुंजी लगाएंगे, देखिए यहाँ पर जब कुंजी ऐसे लगा दिए तो ये दोनों ये परिपथ पूर्ण हो गए। ये वाला परिपथ जो यहाँ से ये तार आया है, यहाँ से ये वाले ये ऐसे होते हैं, ये वाला परिपथ पूर्ण हो गया। तो अब जैसे ही आपने यहाँ पर कुंजी को चालू किया है, इस कुंजी को लगा, तो ये परिपथ पूर्ण हो गया और नीचे वाला परिपथ बंद हो गया, यानी दूसरे सेल के लिए परिपथ पूर्ण नहीं हुआ है, दूसरे परिपथ में करंट फ्लो नहीं होगा। अब बात करते हैं पहले की। अब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा ऐसे ऐसे, फिर इस गैल्वेनोमीटर से होते हुए इस जौकी के पास आपके पहुंचा, और आप इस जौकी को ए से लेके बी के बीच सभी जगह स्पर्श कराते चले गए, और सभी जगह स्पर्श कराते कराते
एक ऐसा बिंदु मिल गया, वो बिंदु J1 था। एक ऐसा बिंदु मिल गया जहां पर आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का हलचल, किसी भी प्रकार का विक्षोभ नहीं हो रहा था, अर्थात इस समय I बराबर 0 और करंट जो फ्लो हो रहा था वो क्या हो चुका था, 0 हो चुका था। प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर क्या हो चुका था, 0 हो चुका था। ये बातें आपको समझ में आ रही है। हमने क्या कहा, जैसे ही इस कुंजी को लगाए ये परिपथ पूर्ण हो गया। परिपथ पूर्ण होने के कारण इस सेल से प्रवाहित होने वाली धारा इस तार से होते हुए, गैल्वेनोमीटर से होते हुए इस कुंजी के पास, इस जौकी के पास पहुंची। किसके पास पहुंची, इस जौकी के पास पहुंची। और जौकी को हम लोगों ने पूरे AB तार पे स्पर्श कराते हुए उस बिंदु को प्राप्त कर लिए जिस बिंदु पर गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब मैं आपको भाई 10 सेकंड देता हूं, आप इस प्रश्न का जवाब दो मुझे कि इस गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य कैसे हुई। जिस आप तो पढ़े हो कि परिपथ पूर्ण होता है, परिपथ बंद होता है, तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। ये परिपथ तो पूर्ण है, तो बताओ क्यों धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। हम स्क्रीन के सामने से हट जा रहे हैं, आप 10 सेकंड समय लीजिए। May I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. चलो गाइस, तो आप लोग जो है 10 सेकंड का समय बीत चुका है। आपने अगर जवाब नहीं दिए होंगे तो कोई बात नहीं यारो, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। बहुत सरल सा जवाब है, आज आपको भी पता चल जाएगा, ध्यान से समझो। परिपथ तो पूर्ण हो गया, पर करंट क्यों फ्लो नहीं हो रहा, करंट क्यों शून्य हो जा रहा, ध्यान से समझो। अब इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा, इस सेल के कारण जो विभव उत्पन्न होगा और इस सेल के कारण इस तार पे जो विभव होगा, ध्यान से समझिए। इस प्राथमिक सेल के कारण इस तार पे उत्पन्न विभव और इस सेल के कारण उत्पन्न विभव दोनों इक्वल हो गए, इसलिए परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। ध्यान से समझो। अब कहोगे सर कैसे, ध्यान दो। धारा का प्रवाह कब होता है, जब विभवांतर हो, विभवों का अंतर हो, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर होता है, तो भाई तब धारा का प्रवाह होता है। ऐसे समझो, दो ठो बाल्टी ले लिए, दोनों बाल्टी में से पानी भर लिए, का भर लिए पानी। अब ध्यान से समझो, दोनों बाल्टियों का पानी जो है तब एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में जाएगा जब जिस बाल्टी की पानी कम रहेगी। अब दोनों इक्वल हैं तो किस बाल्टी का पानी किस में जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा ना। तो बस यही यहाँ भी प्रोसेस है कि इस सेल के कारण इस पे जो विभव उत्पन्न हुआ था वो, और इस सेल के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ, दोनों विभव इक्वल हो गए, इसलिए गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। अब आप चलो ये पहला पॉइंट नोट करो। पहला पॉइंट अगर आपको समझ में आया है तो पहली पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिए, ध्यान से समझिए। इस सेल के कारण उत्पन्न विभव क्या है, E1 है। इस सेल के कारण उत्पन्न विभव क्या है, E1 है। पहला पॉइंट। यहां लिखेंगे E1 सेल के कारण, E1 सेल के कारण उत्पन्न विभव बराबर EP सेल के कारण उत्पन्न विभव। प्राथमिक से EP सेल के कारण उत्पन्न विभव। इतनी बातें समझ में आई। अब भाई E1 सेल के कारण विभव E1 है और बराबर EP सेल के कारण उत्पन्न विभव। अब ध्यान से समझो, इस तार के एक लंबाई में कितना विभव उत्पन्न हुआ था, मैंने यहां लिखा था फाई। तार के एक लंबाई में उत्पन्न विभव क्या मान लेते हैं, फाई। अब यहाँ तो कितनी लंबाई है, ए से लेके यहाँ तक की लंबाई तो L1 माने हो, तो L1 के कारण उत्पन्न विभव हो जाएगा फाई इंटू L1। अरे भाई
एक पेन की कीमत 3 रुपये, तो 4 पेन की कीमत कितनी हुई? 4 तिहाई 12 रुपये हुआ ना। तो बताओ एक लंबाई में, इसके एक लंबाई में उत्पन्न विभव कितना है? 5। तो यल लंबाई में कितना हो जाएगा? 5 × L1। बस कितना हो गया? 5 × L1। समीकरण नंबर क्या हो गया? 1। अब आ जाओ दूसरे परिपथ की ओर चलते हैं। अब इस बार जो है ना, इस कुंजी को हटा लेते हैं। अब इस कुंजी को हटा के इस कुंजी को जोड़ देते हैं, तो ये परिपथ अब ये परिपथ पूर्ण नहीं होगा। अब आपका ये वाला परिपथ पूर्ण हो जाएगा। अब इस सेल से करंट फ्लो होने लगेगी। ध्यान से समझिएगा, अब इस सेल से करंट फ्लो होने वाली है। अब इस वाले सेल को, जो इस वाले सेल का परिपथ पूर्ण नहीं है, इसलिए इस सेल से करंट फ्लो नहीं होगा। अब इस सेल से करंट फ्लो होगा और इस सेल से करंट फ्लो होते ही ये जी से होकर जाएगी। किससे होकर जाएगी? जी से होकर जाएगी। फिर इस, अब हम लोग वो बिंदु ढूंढेंगे, ए से लेके बी तक ऐसा कोई बिंदु ढूंढेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा शून्य हो जाए। तो हम लोग इस चौकी को स्पर्श कराते हुए बिंदु J2 पर पहुंच गए, जहां से ए की लंबाई, जहां से ए से दूरी कितनी थी? L2 दूरी थी। जहां ए से दूरी कितनी थी? L2 दूरी थी। अर्थात L2 दूरी पर वह बिंदु प्राप्त हुआ जब गैल्वेनोमीटर के लिए धारा क्या हो गया? शून्य हो गया। अब भाई ध्यान से समझियो, जब हम लोगों ने यहाँ पर कुंजी लगाई तो परिपथ पूर्ण हो गया। तो सेल E2 से बहने वाली धारा गैल्वेनोमीटर से होते हुए इस J2 चौकी के पास पहुंचा और हमने देखा इस बिंदु पर पहुंचने के बाद यहाँ जो बहने वाली धारा आई थी वो 0 हो गई। फिर से प्रश्न उठा, क्यों धारा 0 हो गई? तो भाई प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सहपाठियों, मेरे साथियों, आप लोगों को पता होगा कि यहाँ I0 क्यों हो गया? क्योंकि इस सेल के कारण जो विभव उत्पन्न हुआ है और इस सेल के कारण इस बिंदु पर जो विभव है, दोनों समान हो गए, इसलिए बहने वाली धारा शून्य हो गई। क्यों? क्योंकि धारा तब प्रवाहित होती है जब दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर होता है, तब। ये बातें समझ में आई? तो आइए इसको भी लिखते हैं। चलिए ध्यान से समझिए। E2 सेल के कारण उत्पन्न विभव हम E2 मान लेते हैं, बराबर। अब एक लंबाई में उत्पन्न विभव 5 है और कितनी लंबाई है? L2। तो E2 बराबर हो गए 5L2। समीकरण नंबर क्या हो गया? 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 बटे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 बटे समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 बटे समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है? E बराबर 5E1 बराबर 5L1 था। अब बटे क्या हो जाएगा? E2 बराबर 5L2। 5 से 5 कैंसिल, तो E1 बटे E2 बराबर क्या हो गया? L1 बटे L2। इस प्रकार हम लोग विभव मापी की सहायता से किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बल की क्या की जाती है? तुलना की जा सकती है। E1 बटे E2 बराबर क्या आ गया? L1 बटे L2 आ गया। तो जो आपका पहला इसका उपयोग था, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना, वो आपको मिल गए। यानी इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल जो होते हैं, उन जो विद्युत वाहक बल E1 और E2 होते हैं, वो L1 और L2 के अनुपात के बराबर होता है। तो गाइज, इस प्रकार आपकी जो ये टॉपिक थी वो आज यहाँ पर समाप्त होती है। जो आपकी सेकेंड टॉपिक है कि सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। पर वीडियो आज की लेक्चर को समाप्त करने से पहले पुनः एक बार ज़रूर बता देना चाहते हैं कि हमने किया क्या है, जिससे सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए गाइज। तो ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने क्या कहा कि विभव मापी में 1 मीटर नहीं 10 मीटर का तार लगा होता है और इस 10 मीटर तार को हमने A और B के बीच जोड़ देते हैं और A और B को जोड़ने के बाद
एक प्राथमिक परिपथ का निर्माण कर दिया जाता है, एक ऐसा परिपथ जिसका मान बदलने वाला नहीं है, जिसका आकार और आकृति नहीं बदलने वाली रहती। अब इस परिपथ में हम लोग प्राथमिक सेल का उपयोग करते हैं, साथ में परिवर्ती प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, एक ऐसा प्रतिरोध जिसको हम लोग आवश्यकता अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं, साथ में एक कुंजी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक परिपथ तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या किए थे, हम लोगों के बीच एक बात क्या हुई थी कि जो जिन सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करना रहता है, उन सेलों के सभी प्लस वाले सिरे को एक बिंदु ए से जोड़ते हैं और जो ऋणात्मक वाले सिरे होते हैं उनको द्विआधारी कुंजी से जोड़ दिया जाता है। अब बात आती है कि जब हम लोग जोड़ लेते हैं, उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पर कुंजी लगाते हैं तो ये पहला वाला परिपथ पूर्ण हो जाता है। यहाँ से लेके इस तार से इसमें करंट फ्लो होने लगता है। जब इस तार से करंट फ्लो होता है तो इसमें एक चौकी लगी रहती है, ये जो J1 है ये चौकी है। इसको हम लोग पूरे तार पे स्पर्श करा के वह बिंदु खोजते हैं जिस बिंदु पर इस गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम लोग वो बिंदु क्या पाते हैं, L1 दूरी पर मानते हैं वो एक बिंदु था जहां पर धारा बहने वाली धारा क्या हो गई, 0 हो गई। अर्थात इसके कारण जो विभव था, इसके कारण जो विभव उत्पन्न, इसके कारण जो इस पे विभव उत्पन्न हुआ, इसके कारण जो विभव इस पे उत्पन्न हुआ और इसके कारण जो विभव उत्पन्न हुआ, दोनों विभव इक्वल हो गए, जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो गई, 0 हो गई। तो वो समीकरण ये आ गया, E1 के कारण उत्पन्न विभव और EP के कारण उत्पन्न विभव ये दोनों इक्वल हो गए। फिर इसी प्रकार हम लोग इस कुंजी को बाहर कर लेते हैं, दूसरे वाले कुंजी को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ये परिपथ पूर्ण हो जाता है और इससे बहने वाला करंट फ्लो होने लगता है और वो दूसरी बिंदु प्राप्त होती है J2, जहाँ से इन दोनों के इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस प्रकार इस समीकरण को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं E2 बराबर φL2। भाई समीकरण 1 और 2 को भाग दे दिए तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की क्या कर दी गई, तुलना कर दी गई। तो गाइज जैसा कि हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे ये बात कहे थे कि आपको एकदम सरल भाषा और आसान भाषा में सिखाएंगे तो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। और फिर भी गाइज एक बात कहना चाहते हैं, अगर अब भी कहीं दिक्कत होगी या कोई डाउट रह गया होगा तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं रह गया होगा तो जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे हर एक गाइज लोग जो है कमेंट में जरूर लिखेंगे सर क्लियर हो गया। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।